आ गई। बुआ, अब की बार आप इतने दिनों बाद क्यों आए हो? बुआ, आप मेरा टॉय लाई हो ना, जो मैंने आपसे पिछली बार मांगा था। अरे बाबा, बताती हूँ सब बताती हूँ। बुआ को आराम से बैठने तो दो। नहीं बुआ, पहले आप हमारे गिफ्ट दिखाओ, उसके बाद ही हम आपको आराम से बैठने देंगे। अच्छा ठीक है बाबा, बैठो। मैं अभी तुम दोनों को तुम्हारे गिफ्ट दिखाती हूँ। चिंकी, गुड्डू, क्यों बुआ को परेशान कर रहे हो? आराम से बैठकर अपनी बुआ को चाय तो पी लेने दो। अच्छा ठीक है, बुआ चाय नाश्ता कर लेगी, उसके बाद तुम दोनों आना, तब अपने अपने गिफ्ट देखना। और नहीं तो क्या, दीदी ना कर अभी सांस भी नहीं ली और ये दोनों शैतान बुआ के पीछे पड़ गए। बुआ आप ही बताओ, क्या हम दोनों से आप परेशान हो गए हो कि आपको हमारे लिए गिफ्ट लाना अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं बेटा, तुम दोनों तो मेरी जान हो और तुम दोनों के लिए गिफ्ट लाना बुआ को सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है भाभी, आप चाय चढ़ाओ, मैं इन दोनों को इनकी गिफ्ट दिखा देती हूँ। आपको पता है ना, अपने गिफ्ट लिए बिना ये दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। सपना बारी बारी से चिंकी और गुड्डू को उनकी गिफ्ट निकाल कर दिखाने लगती है। ये देखो गुड्डू, ये तुम्हारी रिमोट वाली ट्रेन। और चिंकी ये देखो, पिछली बार तुमने मुझसे ये मैप वाला टॉय मंगवाया था ना, जिसपे पूरे वर्ल्ड का मैप असेंबल करना होता है, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब तो सच में पापा से भी अच्छे टॉयज लेकर आती हो मेरे लिए। अब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुआ हो। थैंक यू बुआ, मेरा कितने दिनों से मन था ये वर्ल्ड मैप खरीदने का, लेकिन पापा लाकर ही नहीं दे रहे थे। देखो दादी, मैंने बुआ से सिर्फ एक बार कहा और बुआ ने मुझे लाकर भी दे दिया। लव यू बुआ, आप सबसे अच्छे हो। अरे ठहरो, भाग कहाँ रहे हो? अभी तो तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट है बुआ के पास। ये देखो गुड्डी, ये ड्रेस तुम्हारे लिए, और गुड्डू ये 3 पीस सूट तुम्हारे लिए। इतने सारे गिफ्ट तो मम्मी पापा हमें बर्थडे पर भी नहीं दिलाते, जितने गिफ्ट लेकर आप आई हो। आप जल्दी जल्दी आया करो ना बुआ। अच्छा बच्चों, गिफ्ट लेने के लिए बुआ को जल्दी जल्दी बुला रहे हो? हाँ बुआ, आप आती हो ना तो मुझे बहुत मजा आता है। इस बार आप चीकू को साथ लेकर क्यों नहीं आई? अरे नहीं बेटा, चीकू के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए वो घर पर ही है। मैं भी ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, सिर्फ एक दिन रुककर वापस लौट जाऊंगी। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। बच्चों की जाने की बात। अरे बेटा, इतने सारे उपहार लाने की क्या जरूरत थी? अभी 2 महीने पहले ही तो तू इन दोनों को खिलौने, कपड़े, मिठाई और न जाने क्या क्या दिलवा कर गई थी। अरे माँ, मेरे भतीजे भतीजी हैं और बुआ का भी तो कुछ हक और अधिकार होता है कि नहीं अपने भतीजे भतीजे के लिए। मैं अपनी खुशी से सब करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए जैसा मेरा चीकू है, वैसे ही गुड्डू और चिंकी भी है। अरे दीदी, बिगाड़ कर रखा है आपने इन दोनों को। आपको पता है, आजकल जब हम इनकी कोई फरमाइश पूरी नहीं करते ना, तो ये हमें बुआ से कह देंगे, कहकर धमकाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही भाभी। कल तो मुझे भी ये चिंकी धमकियां दे रही थी कि मम्मा मुझे टॉय दिलवा दो, वरना मैं अभी बुआ को फोन कर दूंगी और फिर बुआ मेरा टॉय लेकर आ जाएंगी। अरे भाभी ठीक ही तो है, बुआ भी तो दूसरी माई होती है। बच्चों की जो फरमाइश बाबा पूरी ना कर सके, वो बुआ से पूरी करवा लो, इसमें बुराई क्या है? बच्चे हैं भाभी, आज खिलौने कपड़ों का उन्हें शौक है, कल को बड़े हो जाएंगे तो ये खिलौने पड़े हमारा मुंह ताकते रहेंगे, कोई इससे खेलने वाला भी नहीं होगा घर में। जी लेने दो ना बच्चों को अपना बचपन। आज मेरे भतीजे भतीजी छोटे हैं तो मैं उनके लिए खिलौने लेकर आती हूँ। 2-4 साल बाद कहाँ मुझे ऐसा मौका मिलेगा। ठीक कहती हो दीदी, बच्चों का बचपन एक बार जाता है तो लौट कर थोड़ी ना आता है। ननद सपना के आने से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सपना का स्वभाव ही ऐसा था, वो जब भी मायके आती, भतीजा भतीजी, भाई भाभी, माँ, सबके लिए ढेरों तोहफे लेकर आती। जितने दिन सपना घर में रहती, बस हर तरफ सपना ही सपना होता रहता। सपना को खाना खिला दो, सपना के लिए चाय बना दो, सपना को ये पसंद है, सपना को वो पसंद है। ऐसा लगता है पूरा परिवार उसे पलकों पर बिठाकर घूम रहा है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलते ही इंसान अर्श से फर्श पर कब आ गिरता है उसे पता भी नहीं चलता। जब तक सपना के पति का व्यापार आसमान की बुलंदियां छू रहा था, घर में रुपए बरस रहे थे। हाथ में नोटों की इतनी गर्मी थी कि सपना अपने मायके हमेशा तोहफों से लदी हुई पहुंचती थी। एक दिन फोन पर, माँ सब बर्बाद हो गया, हम कहीं के नहीं रहे। अरे बेटा, रो क्यों रही है? क्या हो गया? खुलकर बता, मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा। क्या बताऊँ माँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आता अब क्या होगा। अरे बेटा, तू बताएगी भी या बस पहलियां ही बुझाती रहेगी? माँ, इनके छोटे भाई ने सब कुछ धोखे से अपने नाम कर लिया। घर, बिजनेस, गाड़ी, कुछ नहीं बचा, सब ले गया वो चालबाज और हमें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसी बात करिए बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और दामाजी को भनक भी नहीं लगी? क्या बताऊँ माँ, इनका स्वभाव तो आप जानती हैं, और अपने सगे भाई पर कौन शक करता है। दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे थे अपने परिवार पर। क्या जानते थे कि एक दिन यही परिवार उनको ऐसा धोखा देगा कि उस धोखे से हम कभी उभर नहीं पाएंगे। उनके छोटे भाई पुनीत ने धोखे से उनके बिजनेस और घर को अपने नाम कर लिया। जब तक हमें पता चला, पूरी बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी थी माँ। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, लेकिन अब क्या होगा? और तेरे सास ससुर ने कुछ नहीं बोला? वो समझाते क्यों नहीं पुनीत को? वो लोग भी बहुत दुखी है माँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बातों से मानने वाला इंसान नहीं है वो। इन्होंने तो कोर्ट में केस कर दिया है, लेकिन आप जानती है ना, कानूनी पचड़े 2 दिन में सॉल्व तो होते नहीं। पता नहीं कब कार्रवाई होगी और कब हमें हमारा बिजनेस वापस मिलेगा। तो ऐसा कर बेटा, जब तक तुम्हें तुम्हारा घर और बिजनेस वापस नहीं मिलता, यहीं आकर हमारे साथ रह। नहीं माँ, आप लोगों के साथ रहना विनेश कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे वो अपनी माँ के घर नहीं गए, आप लोगों के यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है। फोन रखने के बाद, अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आओ। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ बेटा, बहुत बुरी खबर है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि अब क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे माँ जी, क्या हो गया? आप हमें डरा रही हैं, बताइए तो सही। बेटा, सपना के देवर ने धोखे से सब हड़प लिया। सपना का मकान, उनका बिजनेस, कुछ नहीं बचा। उन बेचारों के रहने का भी ठिकाना नहीं है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है बेटा। अरे माँ, कोई एक दिन में किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथिया लेता। जीजा जी ने ही ढील दी होगी, वरना किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि कोई उनके घर में घुसकर उनके घर और दुकान हथिया ले।
अरे भाभी आपने देखा तो है, दीदी और जीजाजी की दिखावा करने की भी तो बहुत ज्यादा आदत है। हर समय अपनी दौलत का दिखावा करते घूमते हैं। हो गई ना नीयत खराब। आजकल के जमाने में पैसा देकर अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। अरे बहू कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? वो अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। अरे भले इंसान है वो, हर किसी पर प्यार लुटाते हैं, कभी अपना पराया नहीं सोचते, और उनकी अच्छाई को तुम दिखावे का नाम दे रही हो। देखा तुमने, दीदी के पास अब रहने को घर भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी रहने के लिए उन्हें यहीं बुला ले। अरे भाभी यहाँ कौन सी एक्स्ट्रा जगह है? और देखो 2-4 दिन की बात और होती है, लेकिन किसी को हमेशा के लिए अपने घर में रखना कोई समझदारी थोड़ी ना है। और अपनी भी तो कोई प्राइवेसी होती है कि नहीं? ठीक कह रही है छोटी तू। अगर माँ जी ने ऐसी कोई बात की ना तो साफ साफ मना कर देंगे हम दोनों तो। अरे भाई 2-4 दिन मेहमान नवाजी करना ठीक है, लेकिन जीवन भर किसी को अपने घर में बिठाकर तो नहीं खिला सकते। जब से सपना का बिजनेस और मकान गया था, माँ नीतू बहुत परेशान रहने लगी थी। वो या तो अपने कमरे में अकेले बैठी रहती या फिर माला लेकर कान्हा जी का नाम जपती रहती। उनके मुंह से दिन रात बस यही प्रार्थना सुनाई देती कि हे प्रभु, मेरी बेटी की भलाई का बदला इस तरह से उसे मत दो। कुछ दिन बाद, भाभी देख रही है ना आप, आजकल तो माँ जी ना बच्चों के साथ खेलती है, ना हंसती मुस्कुराती दिखाई देती है। हर समय बस चेहरा लटकाकर अपने कमरे में बैठी माला जपती रहती है। अरे ठीक है, मान लिया बेटी के जीवन में दुख आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बेटे और उनके बच्चों को बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दो। मेरा तो माँ जी की ये मनहूस सी शक्ल देखकर ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ठीक कह रही है छोटी तू। अच्छा, माँ जी ने पेंशन के पैसे दे दिए क्या? अब घर में कैश तो है नहीं। मैं सोच रही थी कि माँ जी के पेंशन के पैसे से ही घर का राशन मंगवा लेते हैं। भाभी मैं भी ना यही पूछने वाली थी कि इस महीने तो माँ जी ने बस पेंशन के 15,000 ही दिए, बाकी के 15,000 आपको दिए क्या? अरे नहीं छोटी, पेंशन का हिसाब तो तुम ही रखती हो ना। हर महीने माँ जी के 30,000 से ही तो हम घर का राशन और बाकी के खर्चे चलाते हैं। लेकिन माँ जी ने तो 15,000 ही दिए, और इतना ही नहीं, पिछले महीने भी माँ जी ने 15,000 ही दिए थे। अगर आधी पेंशन हमें दे रही है तो माँ जी की बाकी की आधी पेंशन कहाँ जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी आधी पेंशन बेटी को देना शुरू कर दिया हो? पता तो लगाना ही पड़ेगा। मुझे पता था दीदी कि घर में आग लगी हो और आग की लपटें हमारे घर तक ना पहुंचे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन से जीजा जी के बिजनेस की खबर आई है ना, उस दिन से बेटी के दुख में ऐसी डूबी हुई है कि बेटे बहू पोते पोती उनको दिखाई देना ही बंद हो गया। रो रो कर मन नहीं भरा तो पैसा भिजवाना भी शुरू कर दिया। छोटी, समय रहते लगाम खींचनी पड़ेगी, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कल को हम यहाँ बैठे रह जाएं और सारी प्रॉपर्टी दीदी के नाम हो जाए। मैं तो कहती हूँ सामने से जाकर माँ जी से पूछ लेते हैं कि ये सब कब तक चलने वाला है। ऐसे पीठ पीछे खून जलाने से कोई फायदा तो है नहीं। चलो फिर। दोनों बहुएं सास के कमरे में पहुंच जाती है। माँ जी, छोटी बता रही है आजकल आप आधी पेंशन ही घर पर दे रही हैं, क्या हुआ, बाकी पैसा किसी को दिया है क्या? हाँ बेटा, मैंने सोचा है अब से मेरी पेंशन से आधा हिस्सा सपना को भी दिया करो। उसका हाथ बहुत तंग चल रहा है ना, ठीक से कमाई का कुछ साधन भी नहीं रहा, ऊपर से किराए का मकान और छोटू की पढ़ाई का खर्च, सब कुछ निकाल पाना बहुत कठिन हो रहा है उसके लिए। अरे मैं उसकी माँ हूँ, तुम लोगों से लेकर ना सही अपनी पेंशन से तो उसकी मदद कर ही सकती हूँ। कम से कम छोटू की पढ़ाई में रुकावट तो नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को छोटू की पढ़ाई छुड़वाकर घर पर बिठाना पड़ जाए। अरे माँ जी, अब इतना बड़ा घाटा हुआ है उनका, कोई 2 दिन में तो इस मुसीबत से उबरने वाली नहीं है सपना दीदी। अब के जीवन भर उनका घर चलाने की जिम्मेदारी हम लेंगे। बुरा मत मानिए माँ जी, लेकिन अपने हिस्से के दुख इंसान को खुद ही काटने पड़ते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं ना कि हम लोगों से पूछे बिना आप अपनी आधी पेंशन अपनी बेटी के नाम करने लग गई। आज तो आधी पेंशन दे रही है, कल को खर्चों के नाम पर पूरी पेंशन बेटी को देना शुरू कर देंगे। और दीदी को भी शर्म नहीं आई माँ की पेंशन खाते हुए। बिजनेस चला गया तो चला गया, सांप के निकलने के बाद लाठी पीटने से कुछ हाथ नहीं आता। माँ जी, जीजा जी पढ़े लिखे हैं, अरे कोई नौकरी देकर अपना परिवार संभालना चाहिए ना। जीवन भर बैठकर रोने से तो कुछ होगा नहीं। जब बिना कुछ किए उनका घर चलाने के लिए पैसा मिल रहा है तो हाथ पैर हिलाकर काम क्यों करने लगे वो भला? छोटी बहू, जबान संभाल कर बात करो। अरे मेरी बेटी के दिन क्या खराब हुए, बाहर वालों से पहले घर वालों की नजरें बदल गई। जब तक मेरी बेटी भर भर के तोहफे लेकर आती थी तो तुम दोनों दीदी दीदी करके उसके आगे पीछे घूमती थी। मेरी बेटी के पास से लक्ष्मी क्या गई, तुम लोग तो अपनी असलियत पर उतर आए। वैसे ठीक ही कहते हैं, बुरा वक्त इंसान पर इसीलिए आता है ताकि हम अपने और परायों के बीच में अंतर करना सीख जाए। ऐसी बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता माँ जी। अरे भगवान न करे अगर कल को आपकी बेटी की नौकरी चली जाएगी तो क्या हमारा घर का खर्चा चलाने के लिए सपना दीदी यहाँ आएंगी या अपने पति की कमाई हमें देना शुरू करेंगी? तोहफे देना अलग होता है माँ जी, और अपनी कमाई किसी को ले जाकर थमा देना अलग बात होती है। तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। ये पेंशन मुझे मेरे पति की नौकरी से मिलती है, मैं अपनी पेंशन कहाँ खर्च करूंगी, किसे दूंगी, ये मैं तुम दोनों को बताना जरूरी नहीं समझती। सास के मुंह से खरी खरी सुनने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में लौट आती है। देख लिया छोटी, माँ जी के तेवर। अरे अपनी गलती मानने से तो रही, उल्टा हमें आग दिखा रही है वो तो। देखो जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब दीदी जीजाजी इस घर पर राज कर रहे होंगे और हम अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में धक्के खा रहे होंगे। लेकिन करेंगे क्या? सच तो यही है ना कि सारी प्रॉपर्टी माँ जी की है, वो जिसको चाहे उसे दे, हम कर ही क्या सकते हैं? अरे हम प्रॉपर्टी के कागजों पर माँ जी के सिग्नेचर ले लेते हैं ना। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी तो करनी पड़ती है। दोनों बहुएं अपनी प्लानिंग में अपने अपने पतियों को भी शामिल कर लेती है। दोनों बेटे मिलकर प्रॉपर्टी के कागज बनवाते हैं और रात में सोते समय माँ का अंगूठा उस पर लेने का प्लान बनाते हैं। आधी रात के बाद चलो चुपचाप माँ के कमरे में चलते हैं, अब तक तो माँ गहरी नींद में सो गई होगी। चलकर माँ का अंगूठा इन कागजों पर लगवा लेते हैं। लेकिन भैया अगर माँ जाग गई तो? अरे जाग गई तो भी क्या, बस एक बार अंगूठा लग जाए उसके बाद जाग कर भी वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ दबे पांव माँ के कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही माँ के पास जाकर खड़े होते हैं कि अचानक से कमरे की लाइट जल जाती है। क्या हुआ, चौंक गए? तुम चारों की प्लानिंग तो मैं पहले से जानती थी। इतना कहने के बाद मानी तो अपना फोन उठाती है और अपनी बेटी को फोन लगाती है। सपना बेटा, वक्त आ गया है, वो कागज लेकर तुरंत घर आ जाओ। कुछ ही देर में सपना कुछ कागज लेकर वहां पहुंच जाती है। बेटा एक कागज तुम चारों लेकर मेरे कमरे में आए थे और एक कागज आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ।
उस कागज को पढ़कर तुम्हें मेरी बेटी और खुद के बीच का अंतर समझ में आएगा। सपना वो कागजात बड़े भाई के हाथ में थमा देती है। अरे ये तो फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स है और इनके नॉमिनी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक पढ़ा तूने। सपना ने तुम्हारे बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए की एफडी कराई थी। कहती थी कल को मैं रहूं ना रहूं पता नहीं वक्त कैसा हो, इन पैसों से मेरे भतीजे भतीजी को शादी का तोहफा खरीद कर दे देना। जब बुरा वक्त आया ना बेटा, तब भी इसने वो एफडी नहीं तुड़वाई। ये गरीबी में गुजारा करती रही लेकिन अपने फर्ज से तब भी नहीं चुकी। और एक तरफ तुम दोनों हो, जब तक बहन के पास पैसा था उसका आना तुम्हें खूब भाता था। बहन किराए के मकान में पहुंच गई, बच्चों का स्कूल से नाम कटते कटते बचा, लेकिन तुम दोनों ने फोन पर भी कभी उनकी खैरियत नहीं पूछी। यही डर था ना कि कहीं बहन कुछ पैसे ना मांग ले। अरे इसने तो कभी मुझसे भी 1 रुपया नहीं लिया। मैंने खुद ही अपनी कसम देकर बच्चे की स्कूल की फीस जमा कराई है। और जिस मकान के कागजों पर साइन लेने तुम आए हो ना, वो तो पहले ही तुम दोनों के नाम कर चुकी हूं मैं। और क्या कहा था छोटी बहू तूने? ननद माँ की पेंशन खा रही है। ठीक है, अगर 2-3 महीने मैंने उसकी मदद कर दी तो उसने मेरी पेंशन खा ली। और तुम लोग जो सालों से मेरी पेंशन खा रहे हो उसका क्या? क्या मैंने कभी पूछा कि मेरी 30,000 रुपए की पेंशन तुमने कहाँ खर्च की? माँ की बात सुनकर दोनों भाई और भाभियां शर्मिंदा हो गए थे। नजरें नीचे